जय हिंद दोस्तों, मैं अमृतेश स्वर्णकार आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक एमए के सिलेबस से रिलेटेड है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस ऑन मरीन इन्वायरमेंट के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मानव का क्या प्रभाव पड़ता है मरीन इन्वायरमेंट पे और मरीन इन्वायरमेंट का भी मानव पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बोर्ड पे भी आप लोग कुछ अभी देख रहे होंगे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी अगला इसी टॉपिक का ही एक रिलेटेड सब टॉपिक है जिसमें कि हम लोग लॉ ऑफ सीज के बारे में बात करेंगे कि समुद्रों के क्या नियम होते हैं, क्या स्थलीय भाग के जैसे ही समुद्रों के भी नियम होते हैं या इनसे कुछ अलग होते हैं, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समुद्रों के बारे में हम लोग जानते हैं। हमारे पास अगर मोटे मोटे तौर पे हम लोग देखें तो 70% हमारा जो पृथ्वी का भाग है वो जल से ही घिरा हुआ है, यानी कि समुद्रों से ही घिरा हुआ है। 5 बड़े महासागर हैं हमारे पास, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, आर्कटिक और ये इसके अलावा और कुछ अंदरूनी सागर भी है, भूमध्य सागर है, कैस्पियन सी है, काला सागर है। ये कुछ सागर हैं। कुछ मीठे पानी की भी बड़ी झीलें हैं जिनके बारे में इसी में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई क्षेत्र इतना बड़ा है जो कि हमारी पृथ्वी पे हमारे भूभाग से ज्यादा भाग कवर करता है, तो वो हमको कैसे प्रभावित नहीं करेगा, ये प्रश्न उठता है। तो सीधे से इसका आंसर होता है कि बिल्कुल प्रभावित करता है। वो मानव को भी प्रभावित करता है और स्वयं मानव से भी प्रभावित होता है। चूंकि मानव को एक स्थान दिया गया है कि विश्व का सबसे बुद्धिमान प्राणी जो है वो मानव है, लेकिन अगर एक ऐसे तौर पे अगर देखा जाए कि क्या मानव से पहले प्रकृति जो आज हम लोगों को दिखाई देती है वैसी पहले भी थी क्या, तो प्रश्न का जवाब इसमें ना के रूप में मिलता है कि नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं थी। प्रकृति खुद से ही अपने को खराब भी कर लेती थी कभी कभी, लेकिन उसको कभी कभी खुद से बहुत जल्दी ठीक भी कर लेती थी। अभी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोगों को अभी इस टाइम पे देखने के लिए मिल जाएगा। कोरोना के टाइम पे महामारी फैली हुई है, आप लोग सब लोगों को पता ही है। हम लोग भी, आप घर में हैं, आप भी घर में हैं, सारा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी में हम लोगों को जो इसका नकारात्मक पक्ष है वो तो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि हम काम पे नहीं जा सकते हैं, हम घूमने नहीं जा सकते हैं, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हैं, हमारा ट्रैवल बंद है, हमारे देशों की सीमाएं बंद हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह फंसे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने के लिए तो हम लोग को रोज़ न्यूज़ चैनलों और बाकी जगह पे मिल जाता है। लेकिन इसका अगर सकारात्मक पक्ष हम लोग देखें, भले ही वो कोरोना के, मैं उसके लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। क्या सकारात्मक पक्ष है? प्रकृति खुद को अभी तक ठीक कर चुकी है। आप लोगों को जानकारी होगी, नहीं भी होगी, तो जो हमारा ओजोन लेयर का डिप्रेशन था, यानी कि जो ओजोन लेयर में छेद हो गया था, हम लोग पढ़ते आते हैं कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है, कैसे हो गया है, इसके कारण बहुत सारे हैं। वो छेद भर चुका है, ठीक है। उस छेद को भरने के लिए पूरे विश्व के जो देश हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर सारे विश्व के देश एकजुट हो गए कि उस छेद को, हम लोगों को ओजोन लेयर में छेद हो गया, हमारे पास सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी, बीमारी फैल जाएगी। उस छेद को भरने के लिए 35 साल लग गए, करोड़ों रुपए खर्चे हो गए, उसमें रिसर्च की गई, फलाना बहुत सारी चीजें उसमें हुई, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? क्या ओजोन लेयर बंद हो गया था? क्या नहीं हुआ। 40 दिन का टाइम हुआ है अभी। जो लॉकडाउन की स्थिति है, यानी कि पूरे विश्व में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग देख लें, ट्रैवल बंद है, तो उस ट्रैवल के बंद होने से ही ओजोन लेयर 40 दिन में सिर्फ भर गया। आप मेरे कहने की इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी जल्दी प्रकृति अपने आप को हील कर लेती है, अपने आप को ठीक कर लेती है। गंगा नदी, भारत की बात अगर कर लें, गंगा नदी चाहे यमुना नदी विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक, ठीक है। और आज की अगर वहां पे गंगा नदी और नर्मदा नदी की स्थिति देखें, कुछ अभी 2 दिन पहले की ही रिपोर्ट आई, उसमें पता चलता है कि गंगा नदी का पानी पीने योग्य हो गया है। कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि गंगा नदी का और यमुना नदी का पानी इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया है कि वो नहाने और दैनिक गतिविधियों के योग्य भी नहीं रहा है। और आज की रिपोर्ट, अभी ऐसी रिपोर्ट आती है कि गंगा नदी का और यमुना नदी का पानी पीने योग्य हो गया है, मिनरल वाटर के बराबर उसकी
ऑक्सीजन डिमांड, उसका जो ऑक्सीजन का उसमें मात्रा है वो सारी हो गई है। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? गंगा नदी डॉल्फिन जो कि एक विलुप्त प्रजाति हो गई है, जो कि बहुत कम देखने के लिए मिलती है। गंगा नदी में डॉल्फिन्स दिखने लगी हैं। ठीक है, ये एक रीज़न हो गया। कहने का मतलब है कि एक प्राकृतिक जीव जो उस पर्यावरण में रहता था, जिस पर्यावरण को हमने ही खराब कर दिया, मानव ने ही खराब कर दिया, और मानव के सिर्फ 40 दिन या उसके आसपास के दिनों में घर में रहने से, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रोक देने से वो सारे जीव फिर से वापस आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज है कि मानव ने किस प्रकार से, जो आगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उस पर हम लोगों को चर्चा करना है कि क्या क्या हुआ है। अब मानव का मरीन इन्वायरमेंट पे प्रभाव देखते हैं, क्या प्रभाव हुआ है। मरीन इन्वायरमेंट, जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे बहुत सारे संसाधन, अनन्य संसाधन जो हैं वो कहाँ से आते हैं? समुद्रों से आते हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो जैविक हो। भौतिक और जैविक कहने का मतलब जैविक यानी कि मछलियाँ और कोरल रीफ जो हैं वो हैं, इसके अलावा शेल्स हैं, और भी बहुत सारे जीव जो हैं वो जैविक हैं। और इसके अलावा भौतिक यानी कि वहाँ पे पाए जाने वाले कई प्रकार के रत्न हैं, कई प्रकार के मेटल डिपॉजिट्स हैं, या उसमें सोना हो सकता है, उसमें और महंगी धातुएं हो सकती हैं, यूरेनियम है, उसमें तेल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भौतिक वस्तुओं में हैं। तो इन सभी चीज़ों का क्या करता है? मनुष्य दोहन करता है समुद्रों से, और उससे प्रभावित भी होता है। अपने समाज को बनाने में और उनको सुदृढ़ करने में मानव इसका प्रयोग करता है। लेकिन क्या मानव उसके दोहन के साथ साथ उस पर्यावरण का ख्याल भी रखता है क्या? नहीं रखता है, बिल्कुल नहीं रखता है। आज समुद्री पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या मानव निर्मित एक कृत्रिम पदार्थ है जिसका नाम है प्लास्टिक। ठीक है, वो प्लास्टिक पूरे विश्व के समुद्रों में इधर उधर तैरता रहता है, उसमें कई सारे जीवों के पेट में चला जा रहा है, कई सारे जीव, मछलियाँ उसमें प्लास्टिक के थैलों में बंद होकर मर जा रही हैं। ऐसी कई सारी वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पे और बाकी जगह पे देखने के लिए मिल जाएंगी, जहाँ पे आप लोगों को प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरणीय विनाश के बारे में जानने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीजन तो है क्या है? प्लास्टिक है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? इसके अलावा और चीज़ों की अगर बात करें तो पॉइंट्स के रूप में हम लोग देख लें इसको, तो सबसे पहला पॉइंट है कि डायरेक्ट जो प्रदूषण है जिसके जो मानव करता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो डायरेक्ट प्रदूषण से मतलब है कि जितने सीवरेज हैं, सीवरेज प्लांट्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, सारे का सारा जो कचरा होता है वो सबका सब कहाँ डाल दिया जाता है? बड़ी बड़ी नदियों में डाल दिया जाता है। वो नदियों का पानी बहते हुए कहाँ चला जाता है? समुद्रों में चला जाता है, और समुद्री पर्यावरण को, नदी के पर्यावरण को भी खराब करता है और समुद्री पर्यावरण को भी खराब करता है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भूमिगत नहीं, स्थल जनित प्रदूषण है उसके चलते समुद्रों पे होता है। स्थल जनित प्रदूषण, ऐसा प्रदूषण मतलब कि हम लोग उसको डायरेक्ट नदियों में नहीं डाल रहे हैं, हम लोग उसको स्थल भाग पे ही फेंक रहे हैं। कचरा है या जो भी मेटल डिपॉजिट्स हैं या कुछ भी है, केमिकल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, इसमें पेस्टिसाइड आ सकते हैं, इसमें आपके फसलों में जाने वाले उर्वरक आ सकते हैं, बाकी चीज़ें जो भी वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नदियों में नहीं डालते हैं, लेकिन ये स्थल भाग पे यूज होती हैं। और वो क्या होता है, वो भी धीरे धीरे पानी वगैरह के साथ बह के बरसात के मौसम में कहाँ चली जाती है? नदियों तक, और अंततः वो कहाँ पहुँचती हैं? समुद्रों में पहुँचती हैं। दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न, हवा के द्वारा जो पदार्थ, कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जो पानी के साथ नहीं जाते हैं, तो हवा के साथ वो उड़ के समुद्रों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब हवा के साथ उड़ते हैं, समुद्री क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे का जल जो घनत्व है हवा का, और उसमें जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा है, जिसके चलते वो नीचे बैठ जाते हैं और समुद्रों तक पहुँच जाते हैं। तो इन सब कारणों से समुद्रों का जो पर्यावरण है वो खराब हो रहा है। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग देखें, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। समुद्रों में चलने वाले जो बड़े बड़े जलयान हैं, जिनमें कि कितने गैलन वो तेल भरा हुआ होता है, वो तेल का रिसाव हो जाता है, पूरा का पूरा तेल समुद्रों में फैल जाता है, मछलियां मर जाती हैं। ये तो एक रीजन हो गया। दूसरा, मानव द्वारा किया जाने वाला अनियंत्रित दोहन। अनियंत्रित दोहन से मतलब है चाहे वो मछलियों को मारना हो,
ठीक है, वो चाहे व्हेल मछली हो, चाहे वो शार्क हो, चाहे वो छोटी मछलियां हों, चाहे वो मीडियम साइज की मछलियां हों, चाहे वो नीचे गाध सागर में रहने वाली मछलियां हों, सभी प्रकार की मछलियों का मनुष्य जो है वो खाने में प्रयोग करता है, अलग अलग प्रकार से प्रयोग करता है और उनका दोहन करता है। लेकिन इस दोहन में वो ये ध्यान नहीं रख पाता है कि इनको भी बड़े होने और पनपने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। इस चीज को मनुष्य भूल जाता है और इस चीज को भूलने का परिणाम ये होता है कि आज विश्व की बहुत सारी मछलियों की प्रजातियां ऐसी हैं जो कि विलुप्ति के कगार पे हैं। व्हेल शार्क भारतीय तट पे जो गुजरात का समुद्री तट है, गुजरात के समुद्री तट पे एक व्हेल शार्क नाम की मछली पाई जाती है। शार्क कहने से मतलब वो मांसाहारी मछली नहीं है, बहुत ही सरल, शांत और छोटे प्लैंक्टन्स खाने वाला एक जीव है व्हेल शार्क। उसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। ऐसे बहुत सारी मछलियों की प्रजातियां हैं जो कि विश्व के समुद्रों में कम हो चुकी हैं। व्हेल भी इसमें से एक है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा मनुष्य के सैन्य उपकरण यानी कि जो परमाणु बमों का परीक्षण है, अन्य बमों का परीक्षण है, इन सब के चलते समुद्री पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है ना। यहाँ पे जैसे किसी भी क्षेत्र में, चाहे अमेरिका का हो, चाहे चाइना का हो, रशिया का हो, इंडिया हो या कोई भी देश हो, वो अपने मिसाइलों का जो प्रयोग है, वो परीक्षण जो है वो कहाँ करते हैं? समुद्रों में करते हैं। और जिस क्षेत्र में वो परीक्षण किया जाता है वहाँ के कोरल रीफ्स हो, वहाँ के चाहे जीव हो, चाहे जो भी चीज हो, वहाँ पे के समाप्त हो जाती है पूरी तरह से। ये प्रभाव पड़ता है। लेकिन इतने सारे प्रभाव तो जब हम लोग देख लेते हैं तो क्या सिर्फ मानव नुकसान ही पहुंचाता है? ठीक है, ये भी प्रश्न आता है कि क्या मानव ऐसा जीव है जो सिर्फ नुकसान ही नुकसान पहुंचाता है क्या? तो इसका प्रश्न आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, भले ये हो सकता है कि हम लोग 100 के आंकड़े में उसको 90 और 10 का ले सकते हैं कि 90% हो सकता है कि उसकी किन्हीं गतिविधियों से जाने अनजाने वो नुकसान ही हो रहा है, लेकिन 10% ऐसा भाग है जहाँ पे मानव उसको सुरक्षित भी करता है और उसको संजोने का प्रयास भी करता है। विश्व के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, हम लोग भारत की बात कर लेते हैं, मन्नार की खाड़ी, इसके अलावा जो इंडोनेशिया का जो आइलैंड है जहाँ पे कि कोरल जो रीफ्स हैं उनकी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। उन प्रजातियों को फिर से मानव, यहाँ पे सुनामी आई थी, आप लोगों को पता है, सुनामी के बाद जो क्षेत्र था कोरल्स का, वो पूरा का पूरा समाप्त हो चुका था। तो उन कोरल्स को संग्रहित करने में और उसको सुरक्षित करने में, पुनर्जीवित करने में मानव के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सीबेड यहाँ इनके लिए तैयार किया जाता है जिसपे कि कोरल फिर से उसको रीजनरेट अपने आप को कर सके और उस अपने आप को फिर से पुनर्जीवित कर सके। आप लोगों को जानने में ये आश्चर्य होगा, और जैसे कि हम लोग गुलाब की कलम काट के उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं, वैसे ही कोरल की भी ग्राफ्टिंग होती है। आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, कोरल्स का एक टुकड़ा लाके एक जगह पे स्थापित किया जाता है, वहाँ से नया कोरल, वहाँ पे कोरल रीफ बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, अगर उसके लिए परिस्थितियाँ संतुलित होती हैं तो ये तो हो गया मानव का पर्यावरण यानी कि समुद्री पर्यावरण पर प्रभाव। कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, आप लोग इसके लिए आपके पास समुद्री पर्यावरण या समुद्री प्रदूषण को आप लोग देख सकते हैं, जिसका प्रभाव आप लोगों का मानव का जो प्रभाव है वो समझ में आ सकता है। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है लॉ ऑफ सीज, यानी कि समुद्रों का नियम क्या है। समुद्रों का नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इन शब्दों पे चर्चा करते हैं। अनक्लोज, ठीक है, अनक्लोज क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, ये एक इसका फुल फॉर्म है अनक्लोज का। सन 1982 में, इससे पहले की एक कहानी आप लोगों को मैं इसके पीछे की बता देता हूं तो ज्यादा अच्छे से हो सकता है क्लियर हो जाए। सन 1982 में विश्व के यूनाइटेड नेशंस के जितने भी देश थे उन सब ने एक साथ बैठक करनी शुरू की, और सबके मतलब मेन मुद्दा ये था कि समुद्रों में जो भी विवाद हो रहे हैं और समुद्री पर्यावरण का जो भी ह्रास हो रहा है या समुद्री जीवों का जो ह्रास हो रहा है,
उन पर रोक लगाई जाए। इस पर बहुत सारे देश यानी कि लगभग 160 देशों की एक वो पैनल था जिसने कि यहाँ पे चर्चा करनी शुरू की, और चर्चा करने के बाद सन 1982 में एक बैठक होती है जो कि अनक्लोज नाम से जानी जाती है। ठीक है, अनक्लोज नाम से जानी जाती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज। इससे पहले क्या होता है, इसकी शुरुआत हो जाती है सन 1956 से ही। पहला अनक्लोज का जो बैठक होता है जिसमें कई सारे रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, लेकिन उस पर कोई एक सहमति नहीं हो पाती है, जिसके चलते वो अधिनियम नहीं बन पाता है। दूसरी बैठक की जाती है सन 1960 में, जो कि अनक्लोज 2 नाम से जानी जाती है। इसमें भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन लाए जाते हैं, लेकिन वहां पे भी ऐसा होता है कि कोई नियम बन नहीं पाता है। तीसरी बैठक सन 1973 में होती है, जो कि इस अनक्लोज 1982 का आधारशिला जहाँ पे रखी जाती है। 1973 की बैठक में ऐसा एक संकल्प लिया जाता है कि हम लोग फिर से कुछ सालों के बाद यहाँ पे हम बैठक करेंगे, और उस बैठक में समुद्रों के लिए जो नियम है उसको बनाने का हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये प्रयास किया जाता है। होता यह है कि सन 1982 में बैठक की जाती है। बैठक में बहुत सारे विश्व के बहुत सारे देश जो हैं वो इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद यहाँ पे चर्चा करनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए जो चर्चा होती है वो कुछ बिंदुओं पे यहाँ पे बात करनी शुरू करते हैं कि इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, कंटिजियस जोन, एक्सक्लूसिव जोन, हाई सी, और ये सारी चीजों पे सब चर्चा की जाती है कि क्या क्या किया जाएगा। लेकिन इसमें एक सबसे पहले नियम रख दिया जाता है कि जब तक 60 कंट्रीज उस ट्रीटी पे साइन नहीं करती हैं, जो अधिनियम है उस पे साइन नहीं करती हैं, तब ये नियम नहीं बन सकता है। ठीक है, अनक्लोज। तो क्या होता है कि सन 1982 में भी ये जो अधिनियम है अनक्लोज का, वो बन नहीं पाता है। उस समय 59 देश ही इस पे हस्ताक्षर करते हैं। कई सारे देश तो आए हुए होते हैं, लगभग 160 की संख्या में यहाँ पे देश उस समय इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब साइन करने की बात आती है तो यहाँ पे साइन नहीं करते हैं। फिर होता है सन 1994 में एक बैठक। सन 1994 में गयाना 60वां देश बनता है जो इस अनक्लोज की संधि पे हस्ताक्षर करता है, और 1994 के बाद ये जो एक यूनाइटेड नेशन का जो काउंसिल है वो अनक्लोज अधिनियम के रूप में या लॉ ऑफ सीज के रूप में सामने आता है, जहाँ पे कि हम लोग इसको अधिनियम के बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीजें ये कर सकता है, क्या होता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये कोई अलग से बॉडी नहीं है, यूनाइटेड नेशन की कोई अलग संस्था नहीं है, जैसे कि WHO वगैरह है या और भी जो संस्थाएं हैं उस प्रकार की इसकी अलग से कोई ऑफिस नहीं है। यूनाइटेड नेशन का जो सचिव होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो ही इसका भी अनक्लोज का ही अध्यक्ष होता है। क्या जरूरत पड़ी कि हम लोगों को अनक्लोज बनाना पड़ा, या जो लॉ ऑफ सीज हैं उनकी जरूरत पड़ी? तो होता ये था कि बहुत सारे विवाद होने लगे विभिन्न देशों के बीच में कि नहीं ये मेरा क्षेत्र है, मैं यहाँ पे उसका उत्खनन करूंगा। अब इसको समझने के लिए आप इस तरफ समझ सकते हैं कि मरीन एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट की हम लोग पहले बात कर रहे थे, मरीन एनवायरनमेंट क्या है, बायोडाइवर्सिटी उसकी रॉयल्टी कौन लेगा, उसकी जुरिडिक्शंस जो है यानी कि कानूनी जो वहाँ पे प्रतिबंध है वो किस देश का होगा। यहाँ पे कई सारे ऐसे क्षेत्र आ रहे थे जहाँ पे कि समुद्री जहाजों को लूट लिया जाता था समुद्री डाकुओं के द्वारा, उन पर भी कंट्रोल लगाना था। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इस अनक्लोज को लाया जाता है। अब होता क्या है कि 1994 के बाद जब से ये अधिनियम बन जाता है, अधिनियम के बाद आप लोग डेट नोट कर लें, 10 दिसंबर सन 1982, 10 दिसंबर सन 1982 से अनक्लोज जो है वो एक संस्था के रूप में सामने आता है, और 16 नवंबर सन 1994 को जब गयाना ने हस्ताक्षर किया 60वें देश के रूप में, तब ये इफेक्टिव
इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो स्टार्ट होती है और उस समय से ही ये एक गवर्निंग बॉडी के रूप में देखा जाता है। आज की अगर बात करें तो जो 2016 की जो स्थिति है, 2016 की स्थिति में 167 देश इसके अंतर्गत आ जाते हैं। 167 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया हुआ है और वो इसके नियमों को अपने देशों में लागू भी करते हैं और उसको मानते भी हैं। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे कुछ शब्द आएंगे आगे चल के, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इन चीजों को अनक्लोज 1 2 3 को हम लोग देख लिए, आगे अब चर्चा करते हैं। इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर क्या है? आंतरिक जो जल क्षेत्र है वो क्या है? आंतरिक जल क्षेत्र का मतलब है कि किसी देश से बहने वाली नदियां, चाहे वो नदी हो, चाहे उसका डेल्टा क्षेत्र हो या और भी कुछ हो, उसका क्या। तो इसमें भी बात हो रहे थे, जैसे गंगा नदी का जो डेल्टा है वहां पे भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद हो रहा था। तो इसमें ये कहा गया कि जो भी डेल्टा क्षेत्र है वो जिस देश की सीमा में आता है, उस देश की सीमा में आने वाला नियम वहां पे लगेगा। ठीक है, वो जो देश है उसकी जो भी सीमा है, वहां पे जो भी देश नियम बनाता है वो उसके अंतर्गत वहां पे लागू होता है। वहां पे जो भी संसाधन है उसका भी उपयोग कौन करेगा? वही देश करेगा जिसकी सीमा के अंतर्गत वो आता है। तो ये इंटरनल सीमा होगी। टेरिटोरियल वाटर, इसका क्या मतलब है? टेरिटोरियल वाटर यानी कि जो उसका अब भारत से ही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि भारत का ये तटीय क्षेत्र है, तो इस तट से जो भी हम लोग बीच देखते हैं, वहां से 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल। अब नॉटिकल माइल का क्या मतलब है? एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.85 मीटर, सॉरी किलोमीटर। ठीक है, अब आप लोग काउंट कर सकते हैं इसमें 1.85 माइल या सॉरी किलोमीटर को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 12 नॉटिकल माइल बराबर कितना होगा उसको आप लोग काउंट कर लीजिएगा। टेरिटोरियल वाटर यानी कि 12 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र है, वहां पे जो देश है उसी के जो भी नियम कानून होते हैं, वहां की जो भी जुडिशरी होती है उसका क्षेत्र होता है। अब इससे क्या मतलब है? मतलब ये है कि उस क्षेत्र में 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है, मान लीजिए वो इतने दूर का क्षेत्र है, तो यहाँ पे से कोई भी विदेशी नौका आ जा तो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो आ जा नहीं सकती है, लेकिन भारत के खिलाफ या भारत के वहां पे कोई भी उसको विरोध नहीं करना है, वो चुपचाप वहां से गुजर सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कि संसाधनों का उपयोग वो नहीं कर सकते हैं, या भारत के खिलाफ कोई गतिविधि नहीं कर सकते हैं, या किसी भी देश के खिलाफ वो जिस देश के सीमा के अंतर्गत है, उस 12 नॉटिकल माइल के अंतर्गत वो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, चलिए आए और चले। फिर दूसरा कंटेजियस जोन। कंटेजियस जोन जो है वो इसी टेरिटोरियल जोन का एक्सटेंडेड जो भाग है, ये 24 किलोमीटर, मतलब इसमें +12 और कर देंगे, मतलब कि यहाँ तट से 24 किलोमीटर नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र है वो कंटेजियस जोन कहलाता है। मतलब कि इस क्षेत्र में आने वाले जो भी संसाधन हैं, जो भी मछली पकड़ना है या जो भी अन्य संसाधन है, उनका जो उत्खनन है वो भी यही देश करेगा जिसके क्षेत्र में ये आते हैं। नियम कानून क्या होंगे? नियम कानून वही होंगे जो कि उस देश में लगते हैं। ठीक है, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो थ्योरी है उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ थ्योरी क्या है? जब हम लोग किसी क्षेत्र की बात करते हैं, समुद्री क्षेत्र की, या हम लोग समुद्र का जो निचला स्तर है उसके बात करते हैं, तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है बहुत सारे यहाँ पे हम लोगों को, मान लीजिए कि यह स्थल भाग है। स्थल भाग का जो पानी में थोड़ा सा डूबा हुआ भाग रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मग्न
ठीक है, मग्न तक। और ये जो भाग है ढाल, मग्न, ढाल, यही कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। मतलब कि इस स्थल भाग का अगला निकला हुआ भाग जो समुद्रों तक डूबा हुआ रहता है, वहां तक के भाग को ही 200 नॉटिकल माइल तक हम लोग नापते हैं, और उसी के बीच के उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या ईईजेड। अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, पूरे क्षेत्र में या पूरी पृथ्वी में ऐसा सर्वे किया गया और वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है, वहां तक बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो मेटल डिपॉजिट्स हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार के मिनरल डिपॉजिट्स हो, चाहे ऑयल डिपॉजिट्स हो, या और भी कुछ हो। ये 200 नॉटिकल माइल तक हम लोगों को बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलता है, और वहां पे डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट इसलिए क्योंकि ढाल है, यहाँ से जो भी चीजें प्राचीन काल में बहते हुए आई हैं, वो सभी की सभी कहाँ इकट्ठा होती हैं, वो इसी क्षेत्र में इकट्ठा हो जाती है। तो बहुत ज्यादा चांस रहता है कि यहाँ पे कि अगर हम लोग खुदाई करते हैं और नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे से हम लोगों को बहुत सारे मिनरल रिसोर्स, तेल वगैरह जो भी है, वो मिलने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं। तो इसको ध्यान में रख के ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको बनाया गया है। अब बॉम्बे हाई को ही देख सकते हैं, ठीक है। बॉम्बे हाई, अगर मुंबई से उसकी दूरी की बात करें तो लगभग 125 किलोमीटर बॉम्बे हाई वहां से पड़ता है पश्चिमी क्षेत्र में। इसके अलावा जो खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी में अदिया बेट, खटिया बेट, जो तेल जहाँ पे से निकाला जाता है, वो भी काफी दूर पे है। लगभग अगर दूरी की बात करें तो किलोमीटर में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे नॉटिकल माइल नहीं बता रहा हूँ। तो ये किलोमीटर अगर देखें तो 100 से ऊपर ज्यादा किलोमीटर दूरी पे है। और अगर मान लीजिए कि ये एक्सक्लूसिव जोन का, इकोनॉमिक जोन का अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं रहता, तो क्या यहाँ पे भारत शोधन कर सकता था? नहीं कर सकता था। हो सकता है यहाँ पे किसी ऐसे देश का कब्जा हो जाता जो भारत से ज्यादा शक्तिशाली है, वो देश कब्जा कर लेता। तो ये चीज भी यहाँ पे ध्यान रखी गई है कि कोई छोटा जो देश है जिसके पास शक्ति संसाधन कम है, वो किसी बड़े देश के द्वारा दबाया ना जा सके, ठीक है। वो अपने आसपास के क्षेत्रों को क्या कर सके, वहां पे से उत्खनन कर सके, वहां पे के संसाधनों का अपनी वृद्धि और विकास के लिए उपयोग कर सके। तो ये सारी कॉन्सेप्ट जो है वो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। नेक्स्ट जो आता है वो हाई सी है, ठीक है। हाई सी क्या होता है? बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, मतलब कि 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो एरिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई सी। अब यहाँ तक जो नियम कानून थे, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक की बात हम लोग कर रहे थे, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक तो जिस देश के वो आसपास का एरिया होता है, मान लीजिए भारत के पास का एरिया है, तो 200 नॉटिकल माइल तक भारत का जो नियम कानून है वो लग जाएगा। अगर वो ब्राजील के 200 नॉटिकल माइल तक है, तो ब्राजील के जो भी नियम कानून होंगे वो ब्राजील के लग जाएंगे, ठीक है। अगर वो सोमालिया के आसपास का है, या मेडागास्कर के आसपास का है, या मोजाम्बिक के आसपास का है, तो 200 नॉटिकल माइल तक उन देशों का नियम कानून वहां पे लग जाएगा। लेकिन क्या हो अगर इन 200 नॉटिकल माइल के बाद कुछ हो? अब वहां पे क्या प्रश्न ये हो रहा था कि इस क्षेत्र में, जो कि जिसको कि हम लोग अनन्य क्षेत्र बोलते हैं, मतलब 200 नॉटिकल माइल के बाद का क्षेत्र, हाई सी जिसको कि बोला जा रहा है, वहां पे कई सारी ऐसी गतिविधियां हो रही थी, क्या बोलना चाहिए उसको, अवैध गतिविधियां, जिसके बारे में जिससे संसाधनों के विनाश की बहुत ज्यादा संभावना उत्पन्न हो जा रही थी। तो इसी को ठीक करने के लिए, इसी को कंट्रोल करने के लिए हाई सी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ पे एक अथॉरिटी है, कौन सी अथॉरिटी? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ISA। अब होता क्या है कि मान लीजिए ये क्षेत्र है, ये तो किसी के क्षेत्र में नहीं आ रहा है, या अटलांटिक महासागर के बीच का क्षेत्र है, या प्रशांत का क्षेत्र है, ठीक है, जहां पे कोई भी देश नहीं है, वहां पे भी अगर कोई संसाधन है तो उसको कौन उत्खनन करेगा या उसका उपभोग कौन करेगा? तो इसके लिए ये जो अथॉरिटी है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ISA, ये परमिट प्रदान करता है,
ठीक है। ये परमिट प्रदान करता है कि आप इस क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में अगर उत्खनन करना चाहते हैं, उसमें देशों की सीमाओं का बंधन नहीं रह जाता है। मान लीजिए कि भारत ही अगर प्रशांत महासागर में उत्खनन करना चाहता है और वहां से अगर अथॉरिटी जो इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी है वहां से अगर परमिशन लेता है और वो अगर परमिशन देती है तो भारत वहां पे जाके उत्खनन या जो भी उपयोग है उस क्षेत्र का कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाता है और इस कारण से ये अथॉरिटी बनी है और ये भी इसी के अंतर्गत जो है अनक्लोज के अंतर्गत काम करती है। दूसरी बात आती है कि जब यहाँ पे उपभोग किया जा रहा है, संसाधन का उपभोग किया जा रहा है, तो उससे कुछ रॉयल्टी भी मिलेगी। तो रॉयल्टी जो भी मिलती है यानी कि जो उससे पैसा जो भी आता है वो कौन लेता है? वो ISA लेता है, इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी इसको देखती है। इसके अलावा कोई भी अगर यहाँ पे विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए भी इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी अपना वहां पे नियम कानून उसके लिए बनाती है और ये उसके लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसके चलते अनक्लोज को बनाया गया। और क्या क्या चीजें हैं? मरीन एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए यानी कि समुद्रों का जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित करने के लिए अनक्लोज काम करता है। इसकी बायोडायवर्सिटी को देखता है कि वहाँ की बायोडायवर्सिटी, कोई देश कहीं इतना ज्यादा वहाँ पे का संसाधनों का उपभोग तो नहीं कर ले रहा है कि वहाँ की जो बायोडायवर्सिटी है वो खराब हो जा रही है। रॉयल्टी देखता है, जुरिडिक्शंस देखता है, वहाँ के नियम कानूनों को देखता है, वहाँ पे कि अगर कोई घटना होती है तो सजा वहाँ पे उनको प्रदान करता है। एक सजा के बारे में आप लोगों को ध्यान अगर मैं बताऊं तो कुछ टाइम पहले जो ये क्षेत्र है अरब सागर का, वहाँ पे अरब सागर का ये वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे इटालियन सैनिकों के द्वारा, इटालियन मरीन्स के द्वारा भारत के कुछ लोगों को वहाँ पे पकड़कर और उनके ऊपर यातनाएं की गई और उसमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो इससे भारत और इटली के, अब समझिए कि इटली यहाँ पे है, ठीक है, और भारत यहाँ पे है, तो इटालियन मरीन्स यहाँ पे क्या कर रहे थे? अरब सागर में। ठीक है, तो ये अरब सागर का जो हाई सी वाला एरिया है वहाँ पे इनको अथॉरिटी मिली हुई थी कि आप वहाँ पे जाके वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। इस कारण से इटालियन मरीन्स यहाँ पे आए हुए थे। अब इसी बीच में क्या होता है कि केरल के कुछ जो मछुआरे थे वो भी भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है EEZ है उस क्षेत्र में अपने मछली पकड़ने के लिए वहाँ पे कुछ क्षेत्र में चले गए। मरीन्स को ये लगा कि हो सकता है ये हम पे हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने हमला कर दिया और उसमें भारतीय मछुआरों की मौत हो गई। यहाँ पे विवाद ये उत्पन्न हुआ कि इटालियन मरीन्स का ये कहना था कि ये हाई सी में हुआ है इसलिए इसका हम लोग वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, भारत का वहाँ पे कुछ नहीं करना है, भारत यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन भारतीय अथॉरिटीज का ये कहना था कि ये EEZ के अंदर हुआ है और यहाँ पे जो भी उसमें नियम कानून है या जो भी उसको सजा देनी है वो कौन देगा? वो भारत सरकार देगी और केरल सरकार के अंतर्गत, केरल के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। ये काफी विवादों में रहा था, बहुत हाईलाइट हुआ था ये वाला मुद्दा। तो इस कारण से ये जो हाई सी कॉन्सेप्ट है इसको लाना यहाँ पे बहुत जरूरी है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं? तो एक्सप्लोरेशंस हैं, यानी कि समुद्रों में जो यात्राएं होती हैं उनके लिए अथॉरिटी प्रदान करता है। जो भी प्रयोग किए जाने हैं, हिग्स बोसान की खोज हुई थी फ्रेंच तट पे, ठीक है, वो भी हाई सी में ही हुई थी, तो वहाँ पे भी एक प्रयोगशाला नीचे बनाई गई थी जिससे कि कोई मानव को नुकसान ना हो इस कारण से, और ये भी इसके लिए भी अथॉरिटी वहाँ से मिली थी। इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं? तो कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी जो है वो यही सब काम करती है कि जो क्षेत्र, जो अनन्य क्षेत्र है समुद्रों का, वहाँ के संसाधनों का अगर उपयोग करना है। इसके अलावा तकनीक का आदान प्रदान, कि अगर कोई देश किसी क्षेत्र में जाके वहाँ पे कोई खोज करता है तो वो सारे देशों तक उसकी तकनीक को पहुँचाया जाए, इसका काम भी ISA और अनक्लोज के द्वारा किया जाता है। ये सारी चीजें होती रहती हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अनक्लोज का ये यहीं तक था कि कैसे वो एक संस्था ऐसी उभर के आ रही है जो कि जो देशों के बीच में जो विवाद हो रहा था उसको सुलझाने का प्रयास करती है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ अपवाद उत्पन्न हो रहे हैं।
अभी जैसा मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि 167 देश अभी तक जो अनक्लोज का ट्रीटी है उस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि उसमें जो हमारा अमेरिका है उसने अभी तक साइन नहीं किया है। इस अथॉरिटी जो अनक्लोज है, अमेरिका ने अभी तक इस पे सिग्नेचर नहीं किया है, लेकिन इसमें सिग्नेचर किसने किया है? चीन ने। ठीक है, चीन ने इस पे सिग्नेचर किया है, लेकिन उसके बाद भी ये इसके नियमों को नहीं मान रहा है। अभी आप लोग न्यूज़पेपर से आप बाकी कुछ भी न्यूज़ इंटरनेट पे अगर देखें तो साउथ चाइना डिस्प्यूट सर्च अगर करें तो वहां पे आप लोगों को पता चलेगा ये जो है ये दक्षिणी चीन सागर या साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी। अब होना क्या चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पे वियतनाम है, यहाँ पे मलेशिया है, यहाँ पे सुमात्रा है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे कंबोडिया है और भी बहुत सारी कंट्रीज है, ब्रोनियो है। ठीक है, यहाँ पे इंडोनेशियन पूरा आइलैंड फैला हुआ है। तो होना ये चाहिए कि अनक्लोज के नियमों के अनुसार 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया है वो यहाँ पे सभी कंट्रीज में क्या होना चाहिए? बटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल का एरिया, 200 नॉटिकल माइल का एरिया सभी कंट्रीज में बटा हुआ होना चाहिए। चाइना के पास उसका एरिया है जो 200 नॉटिकल माइल का है, वियतनाम के पास उसका एरिया है, लुजोन के पास